अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुश आमदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े से अपनी असाइनमेंट्स लिख रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूं वो आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, अदरवाइज़ आपका फिर काम रह जाएगा और एट द एंड एग्ज़ाम्स डेज़ में फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, तो पहला लेक्चर जो हम लोगों ने एंड किया था, नेक्स्ट उससे आगे स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, अकाउंटिंग इन बिजनेस। ठीक है, और बुक का जो कोर्स कोड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम है और कोर्स कोड है 1413। तो बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। हमने आज पढ़ना है टॉपिक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS। ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और कोई मुश्किल ना हो। फिर ये ना हो कि बाद में आप लोग पूछते रहें कि मैम कहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बाद में फिर ये भी पूछते हैं कि मैम आपने पढ़ाया कहाँ से। सही है, तो इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर देते हैं ताकि अगर पेपर में आ जाता है तो आप लिख लें आराम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? इंग्लिश में जिन्होंने करना है काम वो इंग्लिश में भी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आधे इस क्वेश्चन उर्दू में करते हैं और आधे जो है इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को उर्दू में ही इसको एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज़ इंग्लिश में तो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, तो वो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं अगर आपको उसका मीनिंग पता हो तो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा इसका बताती हूँ कि ये क्या है। एक्चुअली बच्चे ये एक इंटरनेशनल कमेटी है। ठीक है, और ये कब बनी थी? 1973 में, जून 1973 में बनी थी। और 13 कंट्रीज़ ऐसी थीं जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, और उस एग्रीमेंट को साइन करने वाले कंट्रीज़ जो थीं उनको एक कमेटी का नाम दे दिया गया, और उसका नाम क्या रखा गया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, IASC। यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है कि इनका बिज़नेस क्या था। तो बच्चे इनका जो बिज़नेस था, या फिर बिज़नेस है, अभी भी IASC चल रही है कमेटी। तो जो इसका कारोबार होता था ना बच्चे, वो एक बोर्ड पर मुश्तमिल होता था, और उस बोर्ड का क्या मकसद था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ उनकी, वो जो कंट्रीज़ चल रही थी, अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ उसमें शामिल हो गई हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत से ममालिक ने उस तंजीम को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कमेटी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब 13 तो नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो उस टाइम की बात है, जून 1973 में। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था काम, तो उस टाइम पे जो उनका मेन बिज़नेस था, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस उसमें शामिल हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करेंगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगी। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और अब उसके साथ साथ बाकी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आम लोगों में, ठीक है, अवाम में अकाउंटिंग का इंटरेस्ट जो है डेवलप करना। ठीक है, फिर उसके बाद जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं या अकाउंटिंग से रिलेटेड जो उस कमेटी के बयानात होते हैं ना बच्चे, उनको पब्लिश करना, उनको हम लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि उस टाइम पे 13 कंट्रीज़ ही ऐसी थी जिन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया था, जो कमेटी बनी हुई थी। तो उस टाइम पे 1973 में जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती थी, ठीक है, आम लोगों तक जो रिपोर्ट्स पहुंचती थी उस टाइम, वो उन्हीं 13 कंट्रीज़ की होती थी, उन्हीं के बयान होते थे, उन्हीं के आर्गूमेंट्स होते थे। ठीक है, तो उसको पब्लिश करना, हर फर्द तक पहुंचाना उनका मेन मकसद था। क्यों पहुंचाते थे वो उसको? ताकि लोग अकाउंटेंसी को एक्सेप्ट कर सकें। सिर्फ वो लोग ये चाहते थे कि सिर्फ जो 13 ममालिक हैं वो नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक ये चीज़ पहुंचाएं और बाकी भी लोग इस चीज़ को समझें और उसको एक्सेप्ट करें कि ये हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, इसके अलावा जो उनका मकसद था, मकसद है आम तौर पर
अपने बिजनेस में बेहतरी करना। ठीक है, देखें बच्चे, सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी सिर्फ इससे अकाउंटिंग से हट के बात करते हैं। ठीक है, जेन्युइन सी एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसके लिए हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस हम स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रोडक्शन कंपनी बनाएंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड जिसका काम होगा। तो बच्चे हम रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बेचेंगे। तो बस ठीक है जी, यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। हमें कुछ नहीं पता होता कि उस दौरान बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें याद तक नहीं रहता कि हमने किसके पैसे देने हैं, किसके नहीं देने हैं। जिन्होंने लेने होते हैं ना, वो उनको तो बहुत अच्छे से याद रह जाता है, और रही बात देने वालों की, तो वो अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात ख़त्म होगी। ठीक है, हम बनाते चले जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स, बेचते चले जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हम लोग कुछ भी। हमें नहीं पता होता कि हमने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि वो जैसे जैसे आता जाता है साथ साथ वो मज़ीद अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते रहते हैं और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो जो ये कमेटी थी उसका मेन मकसद ये था कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो जहाँ से आपने फर्स्ट स्टेप लिया है वहाँ से पूरे साल तक, ठीक है, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है 1 ईयर का। जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक का होता है। तो उस दौरान जितना भी काम आपने अपने बिज़नेस के साथ किया है, अपने बिज़नेस में जो जो एक्टिविटीज़ आपने की हैं उसको रिकॉर्ड करें, और एट द एंड आपको पता होना चाहिए इतना लोन आपने देना है, इतना प्रॉफिट आपको हुआ है, इतनी आपके एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको पता हो कि हमने इतना काम करना है या इतना काम, इतनी प्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो ठीक है, मेन मकसद उनका ये था अकाउंटेंसी के हिसाब से अगर देखें तो। और अब भी नाउअडेज़ आप लोग देखें कि हर जगह पे, इवन कि आप अगर कोई छोटी सी शॉप में भी हैं तो वो भी, उसमें भी प्रॉपर लिखा जा रहा है। ठीक है ना, उसमें भी नोटिस होती हैं चीज़ें। अब पहले नहीं होती थी लेकिन अब होती हैं। तो यही उनका मकसद था कि एक बड़े बिज़नेस से लेकर आम बंदे तक जो छोटा काम करता है, छोटे छोटे पैमाने पे जिसका काम है, जिसका अपना ज़ाती कारोबार है लेकिन छोटी सी दुकान है, जो भी है, ठीक है, तो वो सारा अकाउंट करें। ठीक है, अकाउंटिंग के प्रोसेस में वो लाना चाहते थे। ये था उनका मेन मकसद। ठीक हो गया, होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, बस इसमें इतना ही है, मज़ीद इसमें और कुछ नहीं है। एक ही बात को बार बार इन्होंने रिपीट करके लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चे, दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। ये क्या है? ये भी बच्चे बिल्कुल सेम जैसे हमारे पास ऊपर IASC थी ना, कमेटी थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, सेम वही चीज़ है और उसका भी काम यही था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि IAS से स्किप हो गई थी। ठीक है, तो मज़ीद उसी की बेटरमेंट को IFRS का नाम दे दिया है इन्होंने। इसमें भी और उनका कोई काम नहीं था, बस यही था कि अकाउंटिंग पे मज़ीद जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसका स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए। ठीक है, आप जो लोगों को बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, अगर उनमें कोई कमी है तो उस कमी को ख़त्म करके उनको प्रॉपर गाइड किया जाए। तो बस इसका भी मकसद यही था वैसे। और कैपिटल मार्केट, जो वर्ल्ड कैपिटल मार्केट है, उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको गाइड किया जाए कि आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप बना रहे हैं उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, कितने मेथड हैं उसको प्रिपेयर करने के, और इसके साथ साथ फिर इसको बनाने का मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो ये सारी चीज़ें गाइड करना, इंफॉर्मेशन देना और अंडरस्टैंड करवाना लोगों को, तो ये इसका काम था। तकरीबन एक जैसा ही है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और बस इसको रीड कर लें, माइंड में अपने बिठा लें। अगर पेपर में आ जाता है तो इतना है कि आप लोग इसको लिखने के काबिल हो सकें। ठीक हो गया बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शंस हम लोग करेंगे सॉल्व भी। अभी यहाँ पे जस्ट रीडिंग करते हैं,
पढ़ते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन की जो इक्वेशन है उसको देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसको देखते हैं। और इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा, उसमें प्रॉपर अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अभी तो चलिए आप लोग रीड करते हैं, लेकिन जब मैं 3rd लेक्चर अपना दूंगी उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पेन पेपर साथ रखने हैं, ठीक हो गया। तो अभी तो मुझे पता है ये थोड़ी सी बोरिंग क्लास है, लेकिन क्या करें, अभी इसको ना करना तो है ही ना हम लोगों ने। तो अभी आज लास्ट डे है आप लोगों का, उसके बाद आप लोग बोर नहीं होंगे, नेक्स्ट आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में, अकाउंटिंग पढ़ने में। तो चलें बच्चे, बातें साथ साथ होती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। अब जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं हमारी, वो और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है सिमिलर है, ठीक है, एक जैसी हैं, मतलब दोनों का एक ही है। बिज़नेस में जो काम हो रहा है वो, और इक्वेशन जो है वो, क्योंकि हम जब काम बिज़नेस में करेंगे उसी को रिकॉर्ड करेंगे उस इक्वेशन में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही बात है ना। अच्छा, वेन एवर एनी बिजनेस इवेंट टेक प्लेस इज कॉल्ड आवर ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन आ गई है, आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। एनी बिजनेस इवेंट टेक प्लेस इट इज़ कॉल्ड ट्रांजेक्शन, ये है डेफिनेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि बिजनेस में किसी भी किस्म का कोई भी इवेंट अकर होता है, टेक प्लेस करता है, इट्स मीन आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ इवेंट, ठीक है। इन्वेस्ट किया है आपने बिजनेस में तो ये इवेंट है, और अगर इवेंट है तो ये ट्रांजैक्शन भी है, ठीक है। अच्छा, आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, ये एक इवेंट है, ठीक है ना। इवेंट है तो इट्स मीन कि ये ट्रांजैक्शन है। अच्छा, आपने कुछ सेल किया है तो ये भी इवेंट है। आपने लोन के लिए अप्लाई किया है अपने बिजनेस के लिए, तो ये भी एक इवेंट है। तो जो भी काम हम अपने बिजनेस में करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं, वो क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। समझ आया या नहीं? सोए हुए तो नहीं है ना आप लोग हैं? आप लोग ये ना समझिएगा कि मैम हमें सुन नहीं रही है, मैं सुन रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने साथ साथ मुझे बताना है, आंसर देने हैं, ठीक है। द ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन दिस ट्रांजेक्शन। और कह रहे हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर बहुत असरअंदाज होती है। किस तरह से, आगे जब काम करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अभी इतना ही आप इसको याद रखें कि अफेक्ट करेगी, करती है, ठीक है। चलें, as already indicated in the preceding paragraph that the accounting equation is described that assets are equal with the right of assets। जो assets हैं वो rights of assets के equal हैं। rights of assets क्या होते हैं, equity, capital, investment और liability, ठीक है। अब investment अगर हम करते हैं तो साथ में उसके साथ दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, प्लस लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपके एसेट्स। देखें बच्चे, आप जो ओनर्स इक्विटी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ओनर्स इक्विटी की बात कर लेते हैं। ओनर्स इक्विटी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ओनर्स लिखा हुआ है ना, तो बिज़नेस का जो मालिक है ये उसकी बात हो रही है, ओनर उसको बोलते हैं। तो वो जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाएगा, अब उसको कैपिटल भी बोल सकते हैं हम, उसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, उसको इक्विटी भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3-4 नाम हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी अकाउंटिंग में। प्लस क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी, जो लोन आप लोगों ने लिया होता है, लोन देना होता है, ठीक है। जो अगर मालिक है, ठीक है, उसने अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया है, प्लस कोई लायबिलिटी भी होगी। अब लायबिलिटी क्या हो सकती है, बैंक से लोन लेना, बैंक से लोन लेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा, बात तो एक ही हुई। हुआ क्या, दोनों चीज़ें हैं क्या, एसेट्स है ना। कैश उसने बैंक से लिया है, कैश उसने अपना बिजनेस में लगा दिया है, और कैश इज़ एन एसेट्स। क्लियर हुई ये चीज़? तो यहाँ पे ये इक्वेशन इसलिए इक्वल आती है, बैलेंस होती है हमेशा। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ा था आपके एग्ज़ाम्स डे में बचे, तो आपको याद है कि हम पूरा अकाउंट बनाने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करते थे,
याद है ना, बैलेंस करते थे हम, अपने क्रेडिट में से अपना जो डेबिट था उसको माइनस करते थे। तो अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट वाला बड़ा होता था, ठीक है, तो जो बैलेंस सी डी होता था, बैलेंस बी डी सी डी, हम उसको एडजस्ट करते थे ना, क्रेडिट साइड वाला बड़ा है और डेबिट साइड वाला छोटा है, तो वो हमारे पास आ जाता था डेबिट साइड में और इसको हम बैलेंस कर देते थे। याद है ना ये चीज़ आप लोगों को, या नहीं याद? अरे बोले ना बच्चे, याद है ना? अभी पीछे ही तो किया है, इतना लेट तो नहीं हुए ना हम, अभी तो थोड़ा देर पड़ा था, फिर क्यों भूल गए आप लोग? तो ये चीज़ है बच्चे, ठीक है, सेम वही कि बैलेंस करते हैं हम एट द एंड इक्वेशंस को, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं जी। ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 साल का होता है, मैंने बता दिया है। जब ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है, इट वुड डेफिनेटली अफेक्ट द फॉरेन अकाउंटिंग इक्वेशन, और यही फॉरेन अकाउंटिंग इक्वेशन है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, फॉरेन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। यही एसेट्स आर इक्वल्स टू राइट ऑफ एसेट्स, दैट इज क्या है, कौन सी इक्वेशन बनेगी, एसेट्स इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक हो गया। और उस पे क्या होती है, अफेक्ट करती है। कैसे करती है उसको जब आगे रीड करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट बाय ओनर विल इंक्रीज एसेट्स एंड इक्विटी। अब इन्वेस्टमेंट जो करेगा ओनर, अगर तो वो लोन नहीं लेता, अपने पास से करता है, तो उसके एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है ना बच्चे, एसेट्स इंक्रीज होंगे। कैपिटल जो अपना है उसका, ओनर का, अब बिजनेस में अगर वो कोई पैसा लगाएगा तो उसका क्या मतलब है बच्चे, पैसा लगाया है ना उसने, लेकिन पैसा लगाने के बाद कहाँ किया 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 उसने, पैसे का क्या किया है, किधर गया पैसा? ज़ाहिर सी बात है कि उसने कुछ ना कुछ ख़रीदा होगा बिज़नेस में। अब बिज़नेस में वो पैसा लगा रहा है ना, तो पैसा ऐਵੇਂ ही किसी को उठा के दे देगा, ये लो भाई, ये तुम पैसे ले लो, ये मैं बिज़नेस में लगा रहा हूँ, बस इसका करना कुछ भी नहीं है, तुम ले लो। ऐसे थोड़ी होता है बच्चे, नहीं होता ना ऐसे, नहीं मैम ऐसे नहीं होता बिल्कुल। तो फिर कैसे होता है बच्चे, बताएं ना। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप बताएं मुझे, ठीक है, और मैं बिल्कुल आपके माइंड रीड कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएं ना कि फिर क्या मतलब है इस चीज़ का कि बिज़नेस में पैसा उसने लगा दिया तो एसेट्स कैसे इंक्रीज़ हो गए, बताएं बच्चे। बिल्कुल ठीक, ओके। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आंसर आया है कि अब ओनर ने जो अपना पैसा लगाया है बिज़नेस में, उससे उसने कुछ ख़रीदा होगा, ठीक है। बिज़नेस वो जिस चीज़ का शुरू कर रहा है, जिस प्रोडक्ट का वो बिज़नेस शुरू कर रहा है, उसके लिए उसने कुछ परचेज़ किया होगा, ठीक है। बिज़नेस में पैसा लगाया तो मतलब उसने कुछ परचेज़ किया है, तो परचेज़ किया है तो क्या परचेज़ किया है, कुछ चीज़ें ही उसने ख़रीदी होंगी ना, तो वो जो उसने चीज़ें ख़रीदी हैं, वो जो उसने मटेरियल ख़रीदा है, दैट इज़ एसेट्स, तो उसके एसेट्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं। एब्सोल्युटली बच्चे, वेरी गुड, ठीक बता रहे हैं आप, सही है। और कुछ ने बोला है नहीं, तो चले है, कोई बात नहीं, नहीं आपको पता तो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो उसका एसेट्स भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक हो गया, समझ आ गई है। और इक्विटी तो इंक्रीज़ होगी क्योंकि वो ज़ाया तो नहीं गया ना, ठीक है। जो उसने पैसा बिज़नेस में लगाया है वो ज़ाया तो नहीं गया ना, उसमें से वो प्रॉफिट भी लेगा। अब तो प्रॉफिट लेगा तो ज़ाहिर सी बात है अपना पैसा तो उसका वापस आएगा ही आएगा, ऊपर से प्रॉफिट भी आएगा। अब अगर 10 लाख एक बंदा अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, लगा देता है, तो जब उसका प्रॉफिट आएगा तो हो सकता है 5 लाख का उसका प्रॉफिट आ जाए, तो वो 10 जमा 5 करें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 उसको वापस मिल जाएगा, तो 10 से 15 तक जाना इंक्रीज़ ही हुआ, ठीक हो गया। चलें बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। जनरेशन ऑफ रेवेन्यूज़ विल इन्हेंस द एसेट्स एंड इक्विटी, वही बात होगी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंसेस की बात हो रही है। एक्सपेंसेस विल डिक्रीज द एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस बच्चे, यहाँ पे अब थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। एक्सपेंसेस जो हैं, अब जो उसने कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की है उससे उसके एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं उससे उसके एसेट्स और इक्विटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी।
कौन से एसेट्स? देखिए बच्चे, सॉरी, एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ मैं। एक्सपेंसेस कहते हैं जो अखराजात होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अब ओनर ने जो परचेज़ किया है, कुछ मटेरियल उसने परचेज़ किया है ना अपने बिज़नेस के लिए, तो क्या वो अपने कंधों पे उठा के लाएगा उसको? हैं? नहीं ना, नहीं लाएगा ना, कंधों पे उठा के थोड़ी लाएगा बच्चे, गाड़ी में लोड करवाएगा, यही होगा ना, लोड करवाएगा वो उस दौरान। जो अब लोड भी तो वो खुद नहीं होगा ना, जो आपके होंगे मज़दूर होंगे वो लोड करेंगे, ऐसा ही है ना, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ। तो यहाँ पे जो उसके एक्सपेंसेस होंगे वो कौन से होंगे? उसने वेजेस भी पे करनी होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो गाड़ी वाला है वो भी फ्री में नहीं आएगा, वो भी ज़ाहिर सी बात है, फ्रेट लेगा, किराया लेगा ना बच्चे, तो वो भी पे करना है। तो उन एक्सपेंसेस की वजह से जो उसके एसेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। किस तरह से कम हो जाते हैं? पैसे तो उसके चले गए, पैसे तो वो दे देगा, लेकिन उन पैसों के बदले उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। बस जो उसने माल ख़रीदा हुआ है, जो उसने अपने मटेरियल ख़रीदा हुआ है, सिर्फ वो ही पहुंचेगा। ठीक हो गया? समझ आ गई? आगे, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी विल रिड्यूस द एसेट्स एंड क्रेडिटर्स क्लेम। यहाँ पे कर्ज की बात हो रही है, तो आप अगर कर्ज अदा करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके एसेट्स भी क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे? कर्ज जो आपने 10 लाख रुपए अपने पास रखा हुआ है, उसमें से आपने 3 कर्ज देना है, 5 कर्ज देना है, लायबिलिटी है आप पे, आपने ये पे करना है, चाहे बैंक को करना है, किसी बंदे को करना है, जिसको भी करना है बच्चे, लेकिन वो आप 10 में से 3 या 5 उठा के तो उसको देंगे, तो 10 बाकी तो नहीं रहेगा ना आपके पास, कम हो जाएंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है इफेक्ट उसका, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और वो अब देखें बच्चे, मैंने आपको बोला है कि लोन लेंगे तो वो वापस भी करना है, लेना अगर ट्रांजैक्शन है तो वापस करना भी ट्रांजैक्शन है। तो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इस तरह से आपकी इक्वेशंस को अफेक्ट करती हैं, करेंगी। ठीक हो गया? यहाँ मज़ीद ट्रांजैक्शंस में ऐसी कोई और चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ। और एट द एंड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट लीव्स द अकाउंटिंग इक्वेशन इन बैलेंस। के ट्रांजैक्शन भी होने के बाद जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है? हमारे पास बैलेंस ही होती है, और हम खुद बैलेंस करते हैं उसको, ठीक है बच्चे। ओके जी, यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। अब इस जो फर्स्ट वाली है सिर्फ उसको देखते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम फिर स्टार्ट करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली में देखें क्या हुआ है कि मिस्टर Arshad started business for trading merchandise on January 2020 with a capital investments of 5 lakh, ठीक है, 5 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है। अब ट्रांजैक्शन कैसे हुई है? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना। ये जो ऑनर है, ऑनर कौन है? मिस्टर अरशद इज़ ऑनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। उसने जनवरी 2020 में एक ट्रांजैक्शन की है, एक एक्टिविटी की है अपने बिजनेस में, और वो क्या है कि उसने इन्वेस्टमेंट की है। कितने की है? 5 लाख की। अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है उस इक्वेशन में, वो चेक करें, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स उसके पास कितने थे जनवरी में? उसके पास कितने एसेट्स क्या होते हैं? साथ आपके जो पैसे होते हैं, कैश होता है, वो भी एसेट्स होता है ना। तो एसेट्स क्या है आपके पास? 5 लाख। इक्वल है कैपिटल, इक्विटी क्या है? इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल कितना उसने पे किया है, कितने की ट्रांजैक्शन की है? 5 लाख की है। कोई उसने कर्ज लिया है, कोई लोन वगैरह लिया है? नहीं मैम, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिया। तो बस बच्चे 0 लिख देते हैं, हमें क्या लगे, ले या ना ले उसकी मर्ज़ी, हमने क्या करना है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। एसेट्स वाली साइड और जो दूसरी साइड है इक्विटी प्लस लायबिलिटी वाली साइड है, वो इक्वल आ गई है। यहाँ पे भी लिखा, द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय ओनर हैज़ इंक्रीज्ड द एसेट्स। कैश एंड
अच्छा, पहले इस चीज़ को देख लें, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय ओनर। जो इन्वेस्टमेंट उसने की है 5 लाख की, जो कैपिटल पे किया है ओनर ने 5 लाख का, लायबिलिटी उसने कोई नहीं ख़रीदी। अब उसके एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, बट कितने के इंक्रीज़ हुए हैं? 5 लाख के कैश। 5 लाख कैश उसने पे किया है ना, तो कैश के एसेट्स उसके इंक्रीज़ हो गए हैं और उसकी उन एसेट्स की कीमत क्या है? 5 लाख। समझ आ गया यहाँ पे? बस सिर्फ इसमें इतनी सी बात बोली हुई है उन्होंने। ठीक, तो आज इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा से ट्रांजैक्शन 1 हम रिकॉर्ड करेंगे पेपर के ऊपर, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास, 2 है, 3, इन सब को देखेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं कि ये इक्वल आती हैं या नहीं आती, और फिर उसके बाद साथ साथ हम लोगों ने करना है अपना जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चैप्टर को वाइंड अप करेंगे हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स तक। मेरे साथ रहिएगा और साथ साथ ही चलते रहिएगा। जो मैं साथ करवा रही हूँ वो आपने साथ ही करना है। अगर रह भी जाता है कोई तो उसको आपने कवर करना है लेक्चर। ठीक है, अभी नहीं, मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।